रफ़ीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पिछले 2 दिनों से यानी 16 नवंबर 17 नवंबर इन 2 दिनों से सोशल मीडिया पर खास करके मुमरा कौसा में, ठाणे में, मुंबई में मानकर चलें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, एक वीडियो वायरल हो रहा है। 12 वर्षीय आफरीन नामक बच्ची पर उसकी सौतेली माँ द्वारा किए गए अत्याचारों का ये वीडियो है। ये वीडियो आफरीन की उसकी बड़ी माँ ने बनाया है और सबसे बड़ा खुलासा इसमें ऐसा सामने आया है, लॉकडाउन के दरमियान इन बच्चों के पिता का ना होना, इसका फ़ायदा उठाते हुए इनकी जो सौतेली माँ थी परवीन, उसने अपने पति और इनके बाप के गैरहाजिरी का फ़ायदा उठाकर इन बच्चों से लगातार घर के पूरे काम करवाना और छोटी छोटी बातों को लेकर के खासकर इस बच्ची के साथ मारपीट करना, चटके देना और बाल तक काट देना। एक और कानूनी पहलू है इसमें, हम आफरीन से बात करने के बाद में उस कानूनी पहलू पर बात करेंगे कि पुलिस को किस तरह की भूमिका इसमें निभानी चाहिए थी और पुलिस ने फिर एक बार जो है महज एक एनसी दर्ज करके इसमें खानापूर्ति करके अपनी जिम्मेदारी झटक दी है। उस पर हम आगे बात करेंगे। पहले हम बात करते आफरीन से। आफरीन, क्या बताओगी बेटा, ये जो तुम्हारी सौतेली माँ है परवीन, किस तरीके से उसका तुम्हारे साथ सुलूक था, तुम्हारे भाई के साथ सुलूक था, कब से ये टॉर्चर करना, मारना, पीटना, ये जो शुरुआत हुई है ये कब से हुई और कब तक चली और अब क्या हालात है? लॉकडाउन के बाद से हम लोग को बहुत डैडी नहीं रहते थे घर पे, तो बहुत मारते थे। डैडी सोते रहते तो सुबह 4 बजे उठा देते थे और बोलते थे कि डैडी उठेंगे तो जाके सो जाना और पूछेंगे तो बोलना 5:30 बजे 5 बजे उठे। अच्छा। और रात में डैडी आने से पहले सोने नहीं देते थे और डैडी आते थे तो बोलते थे 9:30 बजे सो गए, लेकिन बिस्तर लगा के बस सुला के रखते थे और बिना पूछे टॉयलेट जाने नहीं देते थे। बोलते थे जब तक बोलूँगी नहीं जाना नहीं, और जाते थे तो 1 सेकंड में निकलने बोलते थे। और एक दिन गुस्से में थे तो 2 पाव टॉयलेट में फेंके थे और बोले थे ज़बरदस्ती खाने के लिए, और खाना खाते थे तो उल्टी हो जाती थी, बहुत सारा खिलाते तो ज़बरदस्ती उल्टी खाने बोलते थे। और चाकू से मारते थे, चम्मच से मारते थे, खड़ा चम्मच पीठ पे बहुत मारते थे और मुंह पे फाइट मारते थे, पूरा और सूज जाता था। झटके भी दिए थे? झटके, एक बार मुंह पे फाइट मारे थे तो हरा नीला हो गया था, तो बर्फ़ सेकते थे तो उससे गया नहीं। तो एक दिन गरम कपड़ा लगा तो गरम बहुत कपड़ा था तो फिर उसे जल गया था, तो डैडी को नहीं बोलने के लिए अपने हाथ पे भी तेल का छींटा उड़ाया और बोले तेरी वजह से क्या क्या करना पड़ता है। और फिर मेरे को और ज़बरदस्ती बोले कि देख तेरी वजह से क्या करना पड़ता है। फिर डैडी आए तो बोले मेरे को पीछे से धक्का दी और मेरे हाथ पे तेल गिरा और तेरे इसके मुंह पे भी तेल गिरा, किचन में काम कर रही थी तो ये झूठ बोला गया तुम्हारे अब्बू से? हाँ। अच्छा, तुम लोगों ने कभी हिम्मत नहीं की, कोशिश नहीं की ये तमाम सौतेली माँ जो जुल्म कर रही है, मारपीट कर रही है, तो अब्बू को बताने के लिए हिम्मत नहीं की कभी? सोचते थे बोलने के लिए, लेकिन बोलते थे अगर किसी को भी बोलेंगे तो और मारूंगी, इसलिए हम लोग नहीं बोलते थे कभी। अच्छा, इस तरीके से डरा कर और धमका करके तुमको चुप कराया गया था। हाँ। अच्छा, ये अब जो तुम्हारा एक वीडियो बनाया गया है, ये भी 2 दिन से सामने आया है, तो ये कैसे सब तुम्हारी बड़ी अम्मी को पता चला? फिर उन्होंने ही वीडियो बनाया ना ये, तो ये कैसे उनको पता चला, कब उनकी जानकारी में आई बात? एक बार तो आए थे बड़ी अम्मी तो झगड़ा करके भगा दी थे नहीं आने के लिए, फिर बाद में उधर हम लोग को जाने नहीं देते थे। और एक दिन बड़ी अम्मी ने अभी 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे की पार्टी के लिए बोले कि सब है घर पे, फुप्पी भी आए थे बाईकल्ला से, तो बोले कि सब बच्चे घर पे पार्टी के लिए बुलाए। तो उधर पे जाके मैं स्कार्फ पहनी थी तो बड़ी में बोले स्कार्फ उतार, ऐसा क्यों बैठी है स्कार्फ पहन के? तो मैं स्कार्फ उतारी तो कान के पीछे के पूरे ज़ख्म देखे, तो बड़ी मम्मी बोले इतना सब क्या हो गया, होठ के ज़ख्म देखे, मुँह के पे जो भी निशान है सब देखे। तो फिर बोले सबको हॉल में जाके जाने बोले। फिर बड़ी मम्मी बोले कि कमीज़ उतार के दिखा दे, तो पूरा पीठ के ज़ख्म दिखे बड़ी मम्मी को। तभी बड़ी मेरे ये सब देख के सब डर गए थे, तभी वीडियो बनाए थे। अच्छा बेटा, तुम्हारा भाई है, क्या नाम है इसका? ओवेस। ओवेस के साथ में भी ऐसी मारपीट करती थी तुम्हारी सौतेली माँ? हाँ। आप आफरीन की कौन लगती है? जी मैं इसकी बड़ी अम्मी हूँ। अच्छा,
ये आफरीन के साथ सौतेली माँ जो जुल्म ज्यादती कर रही थी पिछले कुछ महीनों से, खास करके ये लॉकडाउन के पीरियड में, ऐसा आफरीन ने बताया जी। तो ये तमाम बातें आपकी जानकारी में कब आई? ये 14 नवंबर को ही आई हम लोग की जानकारी में। उससे पहले हम लोग को कुछ अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि ऐसा कुछ होता होगा। हालांकि बच्चे ज़रा सहमे सहमे डरे डरे लगते थे, लेकिन हमको ऐसा बताया गया था कि वो डिसिप्लिन में रख रही है, जैसा जिधर स्ट्रिक्ट होना चाहिए उधर स्ट्रिक्ट रह रही है, जिधर प्यार करना चाहिए उधर प्यार कर रही है। तो हमको लगा कि ठीक है, लेकिन ये जब इसका स्कार्फ भी उतारने के बाद, ये जले हुए ज़ख्म कान के पीछे देखने के बाद मुझे शक हुआ कि इसका बदन भी चेक करूं। तो मैंने फिर उसके बदन चेक करे, मैं और मेरी दूसरी छोटी ननद भी थे, हम लोग दोनों ने मिलकर उसका चेक करे। तो उसके पीठ के ज़ख्म देख के तो हम लोग तो डर गए एकदम कि क्या है करके, तो जैसे बड़े बड़े कटे हुए निशान थे एकदम। तो फिर हम लोग ने उसको फ़ौरन नीचे डॉक्टर है तस्लीमा इरशाद डॉक्टर की वाइफ, उनके पास लेके गए। 5:30 बजे वो आते तो लेके गए उनको। तो उन्होंने देखे, बोले टॉर्चर तो इनको हुआ है। हम बोले किस चीज़ के ज़ख्म होंगे? उन्होंने बोले टॉर्चर तो हुआ है उनको और डेफिनेटली कुछ हुआ है उनके साथ। अब बच्ची से पहले ये बात बोली है, और बच्ची इतनी डरी हुई थी कि कुछ बोलने को तैयार नहीं थी वो। फिर एक दिन फिर हमने उसको फिर भेजे ही नहीं उसके बाप के घर पे। हमने एक रात उसको रोके ये करे, तो बच्ची पे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। फिर उसने फिर बोलना शुरू करी, फिर उसने एक एक ऐसी ऐसी बातें बताई। फिर हम उसको फिर पुलिस स्टेशन वगैरह लेके चले गए। क्या हुआ? पुलिस स्टेशन आप गए, पुलिस ने क्या कार्रवाई की, क्या सुनवाई की, किस तरीके से पुलिस ने मामले को हैंडल किया? नहीं, पुलिस ने तो खाली बच्चे लोग का थोड़ा सा बात भी सुनी, वो सब बाप को बुलाई, बस खड़ा करे हम लोग को, बस उसको खाली उन लोग को थोड़ा सा डांटे दिपटे, बस उतना करे और सिर्फ वैकेंसी बना के हमको दे दिए। हाँ जी, माँ बाप दोनों, वो औरत और ये दोनों आए थे। अच्छा, तो अभी हम यहीं बैठे हैं, आपके देवर होते या जेठ होते, जो भी है ये देवर होते हैं, हाफिज कोटापल्ली, ठीक है। तो अभी इनकी ये जो बीवी है, सौतेली माँ है इनकी, परवीन, क्या उसका स्टेटस है? घर में अभी है, नहीं है, कहाँ है वो? ये तो मेरे देवर ने उसको उसी रात उसके मैके भेज दिए थे। हाँ। लेकिन हमको पड़ोसियों से पता चला बाद में, हम पड़ोसी बच्ची से मिलने आए थे तो वो फिर आई थी, उसके भाई ने उसको हकाल दिया था तो फिर आई थी। थोड़ा बहुत पड़ोसियों ने उसको 2 बातें सुनाए और ये हमारे देवर ने उनको फिर घर में रख लिए। अच्छा, एक बात बताइए मुझे कि एक थोड़ी सी ऐसी, अभी हम यहाँ आए थे, एक बात थोड़ा सा ऐसा लोगों से बातचीत करने के दौरान पता चली, कहीं ये मतलब ये लॉकडाउन के दरमियान आफरीन और ओवैस के साथ में सारी चीज़ें हुई है, जो भी जुल्म सितम इन पर हुआ है सौतेली माँ के जरिए। 14 नवंबर को आपको ध्यान में आया, आपने वीडियो बना करके इसको वायरल किया है। अब ऐसा भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें देवरानी और जेठानी के झगड़े का भी कुछ एक एंगल है, तो ऐसी कोई बात है या नहीं है? नहीं, कभी ऐसी नौबत ही नहीं आई। उसने ऐसा कुछ रिलेशन रखी ही नहीं कि मतलब ना मेरे नंदों को ना मुझे कभी फ़ोन करते बात भी नहीं करती थी वो। 1-2 बार लॉकडाउन से पहले मैं भी आके चक्कर लगाती थी, बस उतना ही। वो बच्चे थोड़ा बहुत, हम भी कितनी देर बैठेंगे, थोड़ी देर बैठ के चले जाते थे। लॉकडाउन में तो बिल्कुल भी आना जाना नहीं था। और एक बार जब मतलब उसका मियाँ बीवी के झगड़े के दौरान उसने मुझे आने बोली, तो मैं मियाँ बीवी का झगड़ा समझ के मैं नहीं गई। तो उस बात को लेके लॉकडाउन के बाद उसने मुझसे झगड़ा करी कि आप मेरे झगड़े में नहीं आए तो आप क्यों आ रहे हो बच्चों की खैरियत पूछने के लिए, और मुझे हकाल दी घर से, ताकि हमारा और बच्चों का लिंक भी टूट जाए करके सब। अच्छा, आप खुद एक औरत हैं, आपके भी बच्चे होंगे, ये आपके देवर के बच्चे हैं और इनकी माँ नहीं है, तो ऐसे मामलों में ऐसी औरतों के लिए क्या सज़ा होनी चाहिए, क्या लगता है आपको? हमारे हिसाब से तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए थी, जेल हो जानी चाहिए थी उसको, लेकिन पुलिस ने सिर्फ NC लिखा है। हमारे साथ अभी आफरीन और ओवैस के अब्बा, पिताजी हाफिज कोटापल्ली भी है, जिनकी दूसरी पत्नी है, जो इन बच्चों की सौतेली माँ है, परवीन कोटापल्ली, जिसने ये तमाम जुल्म और सितम इन बच्चों पर किए थे। मामला पुलिस तक भी गया, लेकिन क्या पुलिस ने कार्रवाई की आप सुन चुके हैं बच्चों की बड़ी माँ के मुंह से, और तमाम हम जानकारी भी जो मिली है उस हिसाब से। हाफिज भाई, क्या बताएंगे अब आपका अपने इन बच्चों को लेकर के क्या स्टैंड है, अपनी बीवी को लेकर के आपकी क्या सोच है, क्या स्टैंड है, और इन बच्चों का दोबारा ऐसा हाल न हो और ये बच्चे अच्छे से रहें, अच्छे से पढ़े लिखे, इसके लिए आपका फैसला क्या है? मैं ही पाल लूँगा उनको, या तो भाई बोलेंगे, भाई बोल रहे तो मैं गोद लेना चाहता हूँ। नहीं, आप परवीन जैसी औरत को अपनी ज़िंदगी में रखेंगे और साथ में बच्चे भी रखेंगे। आपकी गैर मौजूदगी में जब परवीन ने इन बच्चों के साथ में इतना ज़्यादा जुल्म सितम कर दिया है, तो आगे वो नहीं करेगी, इसकी आपको क्या गारंटी है?
इस बात का आपको कितना भरोसा है? नहीं, वो तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, उसके भरोसा नहीं, भरोसा कर भी नहीं सकता हूँ, क्या कर। जब भरोसा आप कर नहीं सकते परवीन के ऊपर, आपकी बीवी है, इन बच्चों की वो सौतेली माँ है, आज बड़ी माँ का दिल दुखा है, उसका कलेजा चाक हो गया, तो उसने ये तमाम चीज़ें की है, तो कहीं ना कहीं इन बच्चों से उस बड़ी माँ का लगाव सामने आया है, तो एक बाप का लगाव सामने क्यों नहीं आ रहा है? मैं ही पाल लूँगा बच्चे, या तो फिर बगैर उसके परवीन को भेज देंगे, मैं अकेले ही रख लूँगा। मैं ऐसी बच्चों के लिए माँ नहीं रखना चाहता, ना मेरे लिए ऐसी बीवी चाहिए जो मेरे गैर हाजिरी में बच्चों पे इतना जुल्म करी, इतना जुल्म करी। तो आपने देखा जो वीडियो वायरल हुआ था 12 वर्षीय आफरीन का, किस तरह से जुल्म और सितम का शिकार हुई आफरीन, उसका छोटा भाई ओवेश, अपनी ही सौतेली माँ। बाप का कहना है कि लॉकडाउन के समय में वो नहीं थे, उसका फ़ायदा उठाते हुए सौतेली माँ ने ये सब कुछ किया है। अपनी बीवी, बच्चों की सौतेली माँ, उसका क्या फैसला ये करेंगे, इन्होंने जो कुछ भी कहा है उसके मुताबिक करेंगे या उससे हटकर करेंगे, तय करना उनकी अपनी जिम्मेदारी है। लेकिन सबसे बड़ी अफसोस की और दुख की बात जो है कि कानून अपना काम नहीं कर रहा है, पुलिस अपना काम नहीं कर रही है। ये एनसी है, मैं दिखा रहा हूं आपको, जो इन बच्चों की बड़ी माँ राशिका आदिल कोटापल्ली ने ये एनसी लिखाई है, जबकि ये शिकायत लिखाना चाहिए थी इन बच्चों के बाप हाफिज कोटापल्ली को, मगर पहल की बड़ी मां ने। बड़ी मां है, इसलिए उसने ये पहल की। अब पुलिस से हमारा यह सवाल है, जोन 1 के पुलिस उपायुक्त, थाने के पुलिस आयुक्त श्री विवेक फंसालकर जी, ये चाइल्ड एब्यूजिंग और बच्चों के लैंगिक शोषण का तो नहीं, मगर शारीरिक अत्याचार का ये केस है। ये शारीरिक अत्याचार का ऐसा केस 12 वर्षीय मासूम बच्ची, उससे भी छोटा ओवेस, और एक सिर्फ एनसी दर्ज होती है क्योंकि जख्म ताजे नहीं है, ऐसा ऑन ड्यूटी ऑफिसर का कहना था। इसके लिए शिकायत जो है सिर्फ एनसी के तौर पर ली जा रही है, और हमारा दावा है कि आज भी अगर पुलिस आफरीन का मेडिकल कराती है तो पुराने जख्मों के निशान के ऊपर मेडिकल रिपोर्ट 100% बनेगी और परवीन जो है उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया जा सकता है, एफआईआर दर्ज की जा सकती है। तो इंतजार रहेगा सम्माननीय पुलिस आयुक्त विवेक फंसालकर जी के निर्णय का और जोन 1 के पुलिस उपायुक्त अविनाश अंबुरी जी के आदेश का कि गुनाहगार परवीन को आप सलाखों के पीछे भेजेंगे कब।